श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपन बीए सेकेंड ईयर जो अपनी बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था उसका चैप्टर पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार मौलिक अधिकार अपन पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ मैं अपन दो, एक तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक और एक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, ये दो अपन है वो बिल्कुल विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो अपना तीसरा मूल अधिकार वो पढ़ेंगे। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये अनुच्छेद 23 व 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24, तो किसी का शोषण नहीं होना चाहिए यह अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 23 और 24 में है ये वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। जो समाज में सभी हम आराम से मिलजुल कर रहे, सभी हम बराबर है, तो ये सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 23 है, इनके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुच्छेद 23 में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें आता है, मनुष्य के व्यापार क्रय विक्रय, मनुष्य के व्यापार क्रय विक्रय एवं बेगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो अपने अनुच्छेद 23 से इसका सीधा ध्यान रखना है। अनुच्छेद 23 है मनुष्य का व्यापार तो क्रय और विक्रय नहीं कर सकते, और मनुष्य से बेगार मतलब श्रम मजदूरी है वो अपन श्रम है या बेगार है, मतलब बगैर वेतन दिए या बगैर मजदूरी दिए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ये किस अनुच्छेद में प्रतिबंध गया है? अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 है मनुष्य के व्यापार क्रय विक्रय एवं जो बेगार है इस पर ये क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जैसे दास प्रथा है, बंधुआ मजदूरी है, ये जो कुप्रथाएं थी इस पर ये क्या लगाता है? रोक। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद है या कौन सा अनुच्छेद है दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी इस पर रोक लगाता है? कौन सा है? अनुच्छेद 23 है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है मनुष्य के क्रय विक्रय एवं बेगार पर प्रतिबंध कौन सा अनुच्छेद लगाता है? तो अनुच्छेद कौन सा? 23 है। और किस में आता है? तीसरे विरुद्ध अधिकार में और शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 24 काफी बार हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 24 है, इसमें अनुच्छेद 23 है इसमें बेगार पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसमें श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 है इसमें श्रम पर प्रतिबंध लिया गया है और इसमें प्रतिबंध या श्रम निषेध छोटे जो बच्चे हैं 14 वर्ष से जिनकी आयु कम है उनसे वो बाल श्रम नहीं करवाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद जो 23 है इसमें बेकार पर प्रतिबंध है, कोई भी काम बगैर मजदूरी दिए बगैर नहीं करवाना चाहिए। जितनी उचित मजदूरी है उतनी देनी चाहिए। और अनुच्छेद 24 है बाल श्रम निषेध, जिस बच्चे की आयु 14 वर्ष से नीचे है उनसे वो बाल श्रम नहीं करवाना चाहिए। इसका प्रतिबंध किस अनुच्छेद में लगाया गया है? अनुच्छेद 24 में। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध है वो किस अनुच्छेद में लगाया गया? किस में लगाया गया? अनुच्छेद 24 में। और इसमें कितने वर्ष की कमाई उससे बालक है? तो इसमें ध्यान रखना है 14 वर्ष तक के बालक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद पढ़े अनुच्छेद 24 है, इसमें बाल श्रम में स्वीकार करना है, उद्योग धंधे है, चाय की थड़ी है, शिक्षण से कोई भी मान लो जिसमें है वो 14 वर्ष से कम बच्चों है उनसे बाल श्रम करना वो क्या है? गैर कानूनी है। और ये किसमें है? अनुच्छेद 24 में। ध्यान रखना है अनुच्छेद 23 में मनुष्य के क्रय विक्रय और जो कुप्रथा है दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी बेकार आ जाए तो किस में आएगी?
अनुच्छेद 23 में आएगी, जबकि अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध है। छोटे जो बच्चे हैं 14 वर्ष से जिनकी आयु कम है उनसे कार्य करने हैं, और कोई भी जो निजी काम है छोटे छोटे जो धंधे हैं उनमें उनके श्रम का क्या किया गया है, निषेध किया गया है। बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है या प्रतिबंध किस अनुच्छेद अनुच्छेद किसमें है, 24 में है, और आयु कितनी है, 14 वर्ष है। इस बात का ध्यान रखना है। तो अपने तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अपने पढ़ लिया, मतलब किसी भी व्यक्ति का समाज में शोषण नहीं होना चाहिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, ठीक है। और ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये सामाजिक लोकतंत्र की क्या करता है, स्थापना करता है। अब अपने चौथा अधिकार है इसमें है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें कितने अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 4 है, 25, 26, 27 और 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये किन अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, धर्म को मानने के लिए आपको राज्य प्रतिबंधित नहीं करेगा, ये आपका निजी मामला है, आप जो चाहे उस धर्म को मान सकते हो। राज्य आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको ये अपना राज्य धर्म है, ये आपको मानना पड़ेगा, ये आपका निजी मामला है। तो अनुच्छेद जो 25 है, अनुच्छेद जो 25 से 28 तक है, इसमें पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य की क्या की गई है, स्थापना की गई। इस बात का ध्यान रखना आज ये क्वेश्चन कि पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना है, कौन सा मूल अधिकार करता है, तो इसका ध्यान रखना अपना कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। और ये पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य की क्या करता है, स्थापना करता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी प्रस्तावना में भी इस शब्द को पहले नहीं था, प्रस्तावना में मूलतः ये शब्द जिसको 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में इंदिरा गांधी के समय, और ये शब्द जोड़ा गया था। तो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना है, कौन सा मूल अधिकार करता है, कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। इस बात का ध्यान रखना। अब जो अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसकी, अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप किस धर्म को मानते हो ये आपका निजी मामला है, आप जिस धर्म को चाहे उसको क्या कर सकते हो, मान सकते हो। तो अनुच्छेद 25 में ये अंतःकरण की स्वतंत्रता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद जो 25 है इसमें धर्म के प्रति आप अपना है, किस धर्म के प्रति आपको विश्वास प्रकट करना है, किस धर्म को मानना है, ये आपका निजी मामला है। अनुच्छेद 25 है, इसमें जैसे अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, सिख धर्म के जो लोग होते हैं वो कृपाण या कटार धारण करते हैं ना, सिख धर्म के लोग, तो वो अंतःकरण की स्वतंत्रता है और वो किस अनुच्छेद में आती है, वो अनुच्छेद 25 में आती है। किस अनुच्छेद में आती है, अनुच्छेद, सीधा क्वेश्चन पूछा गया एक बार पटवारी के एग्जाम में कि जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में दी गई है, तो किस अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 25 में दी गई है। इस बात का ध्यान रखना है। और सिख धर्म के जो लोग हैं वो कृपाण या कटार धारण करते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद है वो कौन सा है, अनुच्छेद 25 है। इस बात का ध्यान रखना। सीधा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद जो 26 है, तो अनुच्छेद 26 में किस बात के बारे में लिखा गया है, अनुच्छेद 26 है, इसमें देखो धार्मिक मामलों में प्रबंध मतलब मैनेजमेंट की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामले हैं, उसमें प्रबंध करने की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई। 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों में प्रबंध या मैनेजमेंट करने की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, आपको कोई कुछ नहीं। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद जो 27 है, अनुच्छेद 27 में धार्मिक व्यय के लिए
धार्मिक व्यय या धार्मिक खर्च के लिए, धार्मिक व्यय या धार्मिक खर्च के लिए धन पर कर अदायगी में छूट, धन पर कर अदायगी में छूट। कहने का मतलब है धार्मिक व्यय या धन पर कर अदायगी में छूट। अगर आप चंदा लेने या देने पर, अगर आप धर्म के नाम पर चंदा देते हो या लेते हो तो आप पर किसी प्रकार का क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। तो धार्मिक व्यय इसको क्या लिखा गया है, कर्मुक्त रखा गया है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंध, अनुच्छेद 26 धार्मिक जो व्यय है या खर्च है इस पर कर अदायगी की छूट दी गई है। धर्म के नाम पर आपसे सरकार टैक्स नहीं मांग सकती, इसकी क्या दी गई है, छूट दी गई है। अनुच्छेद जो 28 है, अनुच्छेद 28 में राजकीय, अर्धराजकीय और निजी, और जो निजी है, निजी शिक्षण संस्थाओं में, निजी जो शिक्षण संस्थाएं हैं राजकीय, अर्धराजकीय और निजी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षाओं का निषेध है। धार्मिक शिक्षाओं का क्या है, निषेध है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 28 के तहत चाहे राजकीय हो, चाहे अर्धराजकीय हो, चाहे निजी शिक्षण संस्था हो, उन पर धर्म के नाम पर उनमें शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब धर्म के नाम पर शिक्षा का क्या किया गया, निषेध किया गया। तो अपने तीसरा अपना जो मूल अधिकार है, चौथा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पड़ा है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। ये पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसकी स्थापना करता है। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आपका निजी मामला है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में धर्म के नाम पर आपको सरकार किसी प्रकार का कर नहीं देगी। और अनुच्छेद 28 में राजकीय, अर्धराजकीय और निजी जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो धर्म के नाम पर स्थापित नहीं की जाएगी, मतलब उन पर धार्मिक निषेध लगाया गया है। ये अपने पढ़ लिया। पांचवा जो अपना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया। यहाँ से काफी बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन एक तो अनुच्छेद 28, इसमें अपने उदाहरण में राजकीय, अर्धराजकीय और निजी अनुच्छेद 28 में है और शिक्षण संस्थाएं हैं इनका निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसका अपने उदाहरण है। पांचवा जो मूल अधिकार है वह है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। ये सिर्फ किसके लिए है, ध्यान रखना, इस बात का ध्यान देने वाली बात है। ये सिर्फ अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनके लिए है, इस बात का ध्यान रखना है। पांचवा जो अपना मूल अधिकार है ये संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है और सिर्फ किसके लिए है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। अब भारत में अल्पसंख्यक वर्ग कौन है, तो हिंदू को छोड़कर मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया और पारसी। कितने, 6 समुदाय के लोग हैं या 6 धर्म के लोग हैं, इस बात का ध्यान रखना है। संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार है सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग को है और अल्पसंख्यक वर्ग भारत में इन 6 वर्गों को माने गए हैं, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी। इस बात का ध्यान रखना है। पूछ ले कि भारत में इनमें से कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है, तो इसमें से अपने को इन 6 का ध्यान रखना है। इन 6 में से जो नहीं है वो नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 29 और 30 में है, इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 में है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार ये अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। भारत में 6 अल्पसंख्यक वर्ग है,
हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सब अल्पसंख्यक वर्ग है। इन 6 धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक वर्ग माना गया है। और 21 अनुच्छेद में 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और 30। एक पाठ्यक्रम क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में है वो भारत में इनमें से किन को दिया गया है? संपूर्ण भारत के नागरिकों को, अल्पसंख्यक वर्ग को, संपूर्ण भारत के नागरिकों और अल्पसंख्यक वर्गों को और सभी को। तो अपने को ये ध्यान रखना सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग को, और अल्पसंख्यक वर्ग में ये आ जाए तो ये जो 6 धर्म के लोग या 6 समुदाय के लोग हैं ये अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब देखो अनुच्छेद 29 है, यहाँ से एक शानदार क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद जो 29 है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक जो वर्ग मैंने बता दिया आपको, इनकी चर्चा कर चुका हूं मैं। अल्पसंख्यक वर्ग है, इनके हितों का संरक्षण, क्योंकि इनकी संख्या क्या है, कम है, तो इनके हितों का क्या करना है, रक्षा करनी है, संरक्षण करना है। और अब अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, ये है वो भाषा, संस्कृति व लिपि। भाषा, संस्कृति व भाषा, संस्कृति व लिपि, इस बात का ध्यान रखना है। तो आ जाइए अनुच्छेद, अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, ये किसको संरक्षण दे सकते हैं या किसको ये जीवित रख सकते हैं? तो इसका आया पूछा गया अनुच्छेद 29 में, अल्पसंख्यक वर्ग है, किनका संरक्षण कर सकते हैं? तो ये 3 शब्द का ध्यान रखना है, भाषा, संस्कृति और लिपि। चौथा जैसे आता है शिक्षा, आ जाए स्वास्थ्य, दूसरा कुछ आ जाए तो इसमें किसी तरह से पूछा गया अनुच्छेद 29 के तहत जो ये भारत में अल्पसंख्यक वर्ग है ये किन किन का संरक्षण कर सकते हैं या जीवित रख सकते हैं अनुच्छेद 29 के तहत? तो सिर्फ 3 अपने को शब्द है, इनका ध्यान रखना है, भाषा, संस्कृति और लिपि। काफी बार करंट का शब्द ये पूछ लेते हैं, भाषा, संस्कृति या लिपि, या 4 ऑप्शन दे देंगे, भाषा, संस्कृति, लिपि, और 1 शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ और दे देंगे। तो इसका ध्यान रखना अनुच्छेद 29 है, अल्पसंख्यक वर्ग है, अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि है, इनका क्या करते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। इसका इनको कर दिया गया है, अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद जो 30 है इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है, ध्यान रखना है, मैंने आपको बता ही दिया पहले से मैं कि जो अनुच्छेद 29 और 30 है, जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है। तो सीधा ये ध्यान रखना है। अब अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, ये स्थापित करने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का क्या दिया गया है, अधिकार है वो दिया गया है। अपन ने ऊपर अभी पढ़ा था कि अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 28 में हमने पढ़ा था कि धर्म के नाम पर जो राजकीय है, अर्धराजकीय है, इसमें शिक्षण संस्था है, इसको क्या कर दिया गया है, निषेध कर दिया गया है। परंतु अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यक वर्ग है इनको शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। जैसे मदरसे चलते हैं, ठीक है, तो ये किस मदरसे जो चलते हैं तो ये अपन कहते हैं भाई ये क्या संविधान का उल्लंघन है, उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये जो इस 6 वर्ग है इसमें आते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, और इसलिए उनको क्या दी गई है, अपनी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको स्थापित करने की उनको क्या है, अनुच्छेद 30 के तहत छूट प्राप्त है। तो मदरसे स्थापित करना किस अनुच्छेद के तहत आता है, किस अनुच्छेद के तहत आता है, अनुच्छेद 30 के तहत आता है। इस बात का ध्यान रखना, इन 3 वर्गों का ध्यान रखना। अनुच्छेद 29 में भाषा, संस्कृति और लिपि, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, तो वो है। तो अपन ने ये 5वां जो मूल अधिकार है वो पढ़ा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 में भाषा, संस्कृति और लिपि है, इनको संरक्षित या जीवित रखने का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 30 में वो धर्म के नाम पर क्या कर सकते हैं, या अपने धर्म का प्रसार करने के लिए क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्था उसकी स्थापित कर सकते हैं। और 6 वर्ग मैंने बता दिया आपको ये। तो अपना जो 6वां मूल अधिकार है वो है संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 32 में है। तो साहब आप पूछोगे कि अनुच्छेद 31 कहाँ गया? तो मैं पहले बता चुका हूं कि मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। और जो ये अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा विलोपित कर दिया गया। मोरारजी देसाई है उसमें देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। और तो इसको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था और इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ से क्या कर दिया गया? समाप्ति अनिश्चित कर दिया गया। और अनुच्छेद 300 के तहत भाग 12 में से क्या बना दिया? कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। इस बात का ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 32 अपने आप आ गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है किसमें? अनुच्छेद 32 में। इसमें क्या है? यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे को ये संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं इनका अगर हनन हो रहा है तो इनकी रक्षा के लिए हम कहाँ जाएंगे? न्यायालय में जाएंगे, न्यायपालिका में जाएंगे कि ये हमारे मूल अधिकार है, ये हमारे को नहीं मिल रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? न्यायपालिका की शरण में जाएंगे। तो अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय है, इनको ये अधिकार दिया गया। अब मूल अधिकार है ये उच्च न्यायालय जो वर्तमान भारत में 25 है, 25 में 1 जनवरी 19 को आंध्र प्रदेश है उसकी अमरावती में शुरू हुआ है उच्च न्यायालय। और अपन उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं या अपने सर्वोच्च न्यायालय जो अपना कहाँ है? दिल्ली में है। अगर मूल अधिकारों के हनन से संबंधित कोई भी मामला है तो अपन सीधे कहीं भी जा सकते हैं, अपन हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और अगर अपन चाहे तो सीधा कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। मतलब मूल अधिकार से संबंधित जो मामले हैं ये इन दोनों ही न्यायालयों के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। पूछ ले किसी मूल अधिकारों से संबंधित हम पहले अपन कहाँ जाना चाहिए? तो ये दोनों ही उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय दोनों के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार तो सीधा अपन वहां से वहीं जा सकते हैं। मतलब इस मूल अधिकारों से संबंधित मामला है तो उसकी सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हो सकती है। प्रारंभिक मतलब प्रारंभ अपन वहां से ही कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, मूल अधिकार से संबंधित जो मामला है वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, कौन सा नाम ध्यान रखना है? प्रारंभिक। इस बात का ध्यान रखना है। जो आपकी सुविधा हो अपन वहां सीधा जा सकते हैं। अब इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है, उस न्यायालय अपना जो दिल्ली में है, ये तो अनुच्छेद 32 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। और जो अपने ये उच्च न्यायालय है जो वर्तमान में 25 है, ये अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं। क्या करते हैं? 5 प्रकार की रिट और जारी करते हैं। मूल अधिकार है, इनका हनन को रोकने के लिए ये कितने प्रकार की रिट जारी करते हैं? 5 प्रकार की रिट है वो जारी करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उस न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत है जो 5 प्रकार की ये रिट जारी करते हैं। रिट को अपन 5 प्रकार की रिट या इसे अपन क्या कर सकते हैं? आदेश भी कह सकते हैं। एक तरह का ये क्या होता है? आदेश होता है। न्यायपालिका अगर किसी के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वो कहती है, आदेश देती है कि भाई इनके मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले जो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, इसमें सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, इंग्लिश में से हेबियस कॉर्पस कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है, बंदी बनाया गया है तो उसको प्रत्यक्ष रूप से सशरीर से कहाँ ले जाए? न्यायालय या मजिस्ट्रेट है, न्यायालय के समक्ष या मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या किया जाए? उपस्थित किया जाए। बंदी प्रत्यक्ष का मतलब ये है जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है उसको प्रत्यक्ष रूप से या सशरीर न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने क्या करे? उपस्थित करे। बंदी प्रत्यक्षीकरण उपस्थित करना ये राज्य और व्यक्ति
दोनों के विरुद्ध ही क्या किया जा सकता है। अगर राज्य मूल अधिकार का हनन करता है तो राज्य के विरुद्ध, और अगर कोई व्यक्ति मूल अधिकार किसी व्यक्ति के करने से हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो ये राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध क्या किया जा सकता है, जारी की जा सकती है क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस बात का ध्यान रखना है। व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है, अपनी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, क्वेश्चन आया हुआ है, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है इसके संबंध में जो ये 5 प्रकार के रीट जारी की जाती है, इसमें सर्वश्रेष्ठ रीट या आदेश कौन सा है, तो कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्वेश्चन एक बार सीधा पूछा गया फर्स्ट ग्रेड में कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में जारी की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ रीट या आदेश है वो कौन सी है, तो कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस बात का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है वो कभी फर्स्ट ग्रेड पेपर में भी आ सकता है क्योंकि ये अपना न्यायालय है। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला रीट पढ़ लिया अपने। दूसरा जो है वो परमादेश, मेंडेमस एक्सरसाइज। परमादेश का मतलब होता है मैं आदेश देता हूँ, न्यायालय क्या करता है, आदेश देता है। कोई व्यक्ति जिस पद के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो उसे क्या दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, उसे प्रतिबंधित किया जाता है कि ये काम आपको करना चाहिए। परमादेश में मैं आदेश देता हूँ जब कोई संस्था अपना कार्य नहीं करे तो कार्य करने का क्या किया जाता है, आदेश दिया जाता है। ये दोनों ही क्षेत्रों पर प्रशासनिक व न्यायिक, दोनों क्षेत्रों पर प्रशासनिक व न्यायिक जारी की जाती है। इस बात का ध्यान रखना है। और दोनों क्षेत्रों पर जारी होती है, चाहे प्रशासनिक हो चाहे न्यायिक हो। और ये इस बात का भी ध्यान रखना है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति व राज्यपाल इनके खिलाफ ये जारी नहीं की जाती क्या, परमादेश। ये प्रशासनिक स्तर पर भी जारी की जा सकती है, न्यायपालिका भी कर सकती है, परंतु राष्ट्रपति है और राज्यपाल है इसके विरुद्ध है वो परमादेश है वो जारी नहीं किया जाता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया। तीसरा है वो प्रतिषेध है। प्रतिषेध है, प्रतिषेध का मतलब होता है काम करने से रोकना या मना करना, काम करने से रोकना या मना करना। इसमें अगर कार्य क्षेत्र से बाहर आप कार्य करने पर, अगर आप कार्य क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हो तो इसको क्या करते हैं, कार्य क्षेत्र से अगर आप बाहर काम कर रहे हो तो आपको क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। ये भी दोनों ही जो ये प्रतिषेध है ये भी दोनों न्यायिक व अन्यायिक दोनों ही क्षेत्रों में जारी की जा सकती है। इस परमादेश का मतलब काम करने के लिए आदेश देना, काम कोई नहीं कर रहा है, और प्रतिषेध इसका मतलब रोकना, मना करना। और अगला है वह उत्प्रेषण। चौथी जो रीत है वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है कोई मामला अधीनस्थ न्यायालय में है, अधीनस्थ न्यायालय में है तो उस मामले को कहाँ मंगवाना, ऊपर के न्यायालय में मंगवाना। जैसे कोई मामला है नीचे जो सिविल कोर्ट में है, सिविल कोर्ट से जिला न्यायालय में मंगवाना, जिला न्यायालय से उस न्यायालय में मंगवाना, और उस न्यायालय से ऊपर काम करना, सर्वोच्च न्यायालय में मंगवाना। उत्प्रेषण का मतलब मामला है अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों को ऊपर के न्यायालय में भेजना। न्यायिक और अन्यायिक दोनों ही क्षेत्र में यह भी जारी किया जाता है, और इसका मतलब होता है त्वरित या शीघ्र न्याय। इस बात का ध्यान रखना है, त्वरित या शीघ्र न्याय। उत्प्रेषण का मतलब है मामला अधीनस्थ न्यायालय से ऊपर के मामले में उसमें मंगाना, और मंगाने का कारण क्या है, त्वरित या शीघ्र जल्दी न्याय हो दिलाना। इस बात का ये भी। अगला है पांचवी जो रीट है वो अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा में क्या है, कर्मचारी या जो अधिकारी होते हैं उनसे नियुक्ति के संबंध में पूछना। सरकारी कर्मचारी या जो अधिकारी है उनसे नियुक्ति के संबंध में पूछना कि आप इस पद पर अपॉइंटमेंट हुए हैं, आपका आधार क्या है, किस आधार पर आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये क्या आ गया, अधिकार परीक्षा हो गई। तो इस बात का ध्यान रखना है
छठा जो अपना मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रेटबंदी प्रत्यक्षीकरण फर्मादेश प्रतिषेध उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। अब एक बात का अपने को ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, कौन नाम नहीं जानता, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, इसे वो भारतीय संविधान का क्या कहा, भारतीय संविधान की आत्मा का क्या कहा। अगर क्वेश्चन आ जाए भारतीय संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने कहा, किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 32 तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो इसे भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा, तो किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और उसने कहा अगर भारतीय संविधान में से संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को निकाल दे तो भारत का संविधान क्या हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अपने मूल अधिकार है ये, पढ़े आगे क्लास में अपना आगे वो चर्चा करते रहेंगे। अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद।